हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल में यानी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर ये ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस जैसे ही हम ये निकाल लेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फिर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट में अगर मूव करेगा तो ये होगा उसका रेडियस, वेलोसिटी ये होगा। ठीक है, इसको डिराइव करेंगे हम लोग। फिर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, काइनेटिक एनर्जी ये होगी, और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये होगी। ये सारा कुछ हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, इस वाले सर्कुलर ऑर्बिट में, इसमें या इसमें, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कितनी होनी चाहिए, NH/2π। इसको बोला जाता है बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। वो n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और यहाँ से, और ये कौन सी ऑर्बिट है, लेट से nth ऑर्बिट है ना। ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 मान लेते हैं nth ऑर्बिट है। तो अगर ये nth ऑर्बिट है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मान लेते हैं इसका रेडियस Rn है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी मान लो Vn। ठीक है, तो nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्लासिकल फिजिक्स से हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ ढकेलेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा। तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में बने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलाम फोर्स, जो कि होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 आपके पास है, मान लो इसका चार्ज है Zd, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ई क्या है चार्ज ऑन प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। तो Q1 है Zd और Q2 है, मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज होगा इतना। ये जो फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, टोटल प्रोटॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, जो कुलाम्बिक फोर्स लगेगा वो आपका होगा अट्रैक्टिव। तो ये जो कुलाम्बिक फोर्स है ये बैलेंस हो जाएगा, तो 1/4πε0, और ये हो गया Zd इंटू ई। ठीक है, Zd इंटू ई, Zd क्या है न्यूक्लियस का चार्ज, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपान आर, यही फार्मूला हो गया। ओके, बराबर, तो ये कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल। तो हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² r। तो मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट है, तो Rn रेडियस वेलोसिटी Vn हो गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम, तो mv² r, और सॉरी हाँ ये r स्क्वायर है ना, तो ये r स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Rn, एक पावर कैंसिल, तो इसका मतलब Rn बराबर आ गया, ये mv² नीचे आ गया, सो 1/4πε0 Zd² mvn²। ठीक है, सिंपल इतना हो गया, 1/4πε0 Zd²Rn, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। तो अगर हम mv इसका वैल्यू निकालें तो एक हमारे पास इक्वेशन, लेट से ये आपके पास इक्वेशन को हमने कौन सा नाम दिया है, Rn, हाँ इक्वेशन 1, सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, R क्रॉस P। ठीक, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा RP। ठीक, R क्या है, यहाँ से इसका रेडियस वेक्टर, और P क्या है, MVN। ये हो गया Rn MVN। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, MVN MVR है ना। n क्या है, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, और Rn क्या है, nth ऑर्बिट का रेडियस। तो इसको
बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MVN Rn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गया बेसिकली, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास अननोन है Rn और Vn, तो चाहे तो यहाँ से हम Rn की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और चाहे तो यहाँ से Vn निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो लेट से हम लोग करते क्या है, यहाँ से Rn निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा MVN। Rn कितना है, Rn है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD स्क्वायर अपॉन MVN स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। MVN Rn हो गया इतना और ये आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ M से M कैंसिल, Vn से एक पावर कैंसिल हो गया और तो ये आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, LHS में हो गया ZD स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ZD स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Vn बराबर NH। ठीक है, तो यहाँ से हम Vn निकाल लेंगे तो Vn हमारे पास आ गया, Vn इधर चला जाएगा, NH इधर आ जाएगा, ZD स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ठीक, तो ये Vn आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने निकाल रखा है पहले से। सो Vn कितना आया है हमारा, ZD स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, यही आया है Vn जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, तो Vn आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके Vn निकाल लिया। अब चाहे तो ये Vn की वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन 2 में, चाहे तो Vn की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो जैसे ही रखेंगे हम, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास Rn की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट से इसमें रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया ZD स्क्वायर अपॉन M Vn स्क्वायर, तो Vn स्क्वायर अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा ZE स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट NH का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा ZD स्क्वायर अपॉन M और ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर E 4। ठीक, ये सब हमें खाली करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। सो Rn हमारे पास आ जाएगा, अब देखो यहाँ से कैंसिल क्या क्या होगा, एप्सिलॉन ये कैंसिल हो गया, एक पावर गया, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, ये भी गया और Z एक पावर ये भी गया, E स्क्वायर, तो यहाँ पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। तो अब ऊपर देखते हैं क्या बचता है, ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा, पाई बच गया है। ठीक है, M बच गया है, ZE स्क्वायर बच गया है। ये हमारे पास आ गया Rn की वैल्यू जिसमें Vn नहीं है ना, Vn की वैल्यू में Rn नहीं होगा, Rn की वैल्यू में Vn नहीं होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो ये आ गया है Rn जो हम लोगों ने निकाला है, सो N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M ZD स्क्वायर, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई M ZD स्क्वायर, तो ये आ गया Rn। तो हमने निकाल लिया क्या, Vn निकाल लिया, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, 1 सेकेंड, तो बोर्स मॉडल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटम, सो ये हम लोगों ने लगाया कंडीशन, तो ये बेसिकली इक्वेशन 1 मिल गया, फिर इक्वेशन 2 मिल गया, दोनों को सॉल्व करके हम लोगों ने निकाल लिया Vn और Rn। ठीक, सो Rn जो हम लोगों ने निकाला हुआ है वो कितना आया था, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M ZD स्क्वायर। तो इसको हम, ये जो क्वांटिटी है H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M E स्क्वायर, H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M E स्क्वायर, इसको हम डिनोट कर देते हैं एक टर्म से जिसको बोला जाता है बोर रेडियस, यानी A0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। A0 कितना हो गया, H स्क्वायर एप्सिलॉन
ई स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट था, क्योंकि इसको हम निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू 6.64 10 माइनस 34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.85 10 माइनस 12, तब एसआई यूनिट में पाई 3.14, एम हो गया इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, ई की वैल्यू रख देंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे एंगस्ट्रॉम। तो ये जो वैल्यू आई है A0, ये आ गया 0.54 एंगस्ट्रॉम। तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपन पाई एम ई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर एन में हम लोग यूज कर सकते हैं A0। तो आर एन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारे पास आर एन है, तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे लिख लें एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, तो क्या बचेगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है यही आपका क्या है, A0 है, ठीक है, यही आपका A0 है। ओके, तो ये आ गया आर एन की वैल्यू, एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ गई इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, एन स्क्वायर अपॉन जेड A0। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, या वन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। Vn क्या है, Vn आपने जो निकाला वही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन से सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, वी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे वी वैल्यू रख देंगे तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट और इसका स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये वी का स्क्वायर है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर E4 और ये हो गया 4N स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 ये हो गया 8 और m जस्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो m जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8N स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी में सपोज ये आपके पास है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में, इसका रेडियस है Rn, वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है Vn, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, हम मास को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इफेक्टिव होगी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो दो चार्ज हैं तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, E बराबर, फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, U से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो U बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Rn। Q1 Q2 अपॉन R, तो ये चार्ज मान लो Q1 है, ये Q2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। लेकिन हमें पता है Q1 हमारे पास कितना है, Q1 है Z यानी एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, ये टोटल चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस का। और Q2 कितना होगा, Q2 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, तो रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट, है ना, जेडी स्क्वायर अपॉन Rn, ये आ जाएगा, इसकी जगह जेडी, इसकी जगह माइनस ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेडी स्क्वायर, माइनस बाहर निकालिए, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गया 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Rn, और सॉल्व कर लेंगे तो माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन Rn की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ये 1 अपॉन Rn है तो ये पलट जाएगा, तो यानी पाई एम जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका पूरा कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे। सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, और ठीक है z, ठीक है z हो गया z, तो z स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m हो जाएगा, सो m माइनस m z स्क्वायर E4, ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हर में क्या आएगा, 4 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस m z स्क्वायर E4 4 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 4। तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे से मूव करे इसकी क्या होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, En है। तो रख देंगे, इक्वेशन 3 रखेंगे और इक्वेशन 4। ओके, जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास ये है काइनेटिक एनर्जी mz² 4/8n² h² नॉट स्क्वायर। इक्वेशन 3 ये है ना, ये इक्वेशन 3 हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वेशन 4 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। रखेंगे जैसे ही काइनेटिक एनर्जी और फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी 4 से रखेंगे तो ये माइनस है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -1/4 है। तो 1/8 को -1/4 से जब घटाएंगे तो आएगा कितना सॉरी, तो 1/8 को -1/4 से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 LCM 1 4 दुनिया, सो दिस इज 2, सो दिस इज -1/8 आएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट तो सेम है, ये कांस्टेंट पूरा सेम है। 1/8 -1/4 बचेगा कॉमन लेने पे, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/8। तो ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth सर्कुलर ऑर्बिट, इतना। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि m क्या है, m है आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये 8 कांस्टेंट है, h क्या है 6.64 10 34, एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 10⁻12। रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो जितनी भी वैल्यू आएगी, अगर हम उसमें 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब पहले SI में यूनिट रखो, और SI यूनिट में वैल्यू रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी जूल में, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो आएगा जूल में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके, तो डिवाइड कर देंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, -13.6, और इसका तो वैल्यू हमें पता नहीं है, Z²/n²। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन nth ऑर्बिट -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या स्टेट ऑफ ऑर्बिट है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें या थोड़ा सा बैक चलते हैं, तो बैक चलें अगर, तो नहीं है, हमने डिलीट कर दिया है। ओके, यहाँ पे बना लेते हैं, 1 सेकेंड, वी वर हियर राइट, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। तो ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ये पहली ऑर्बिट हो गई n=1, फिर ये दूसरी ऑर्बिट हो गई n=2, सर्कुलर ऑर्बिट है सभी, फिर इसके बाद तीसरी ऑर्बिट n=3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका n स्टेट हो गया। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस करें ये चीज़, ये फार्मूला जो है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, Z बराबर हो जाता है 1, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1, तो En आ जाएगा आपके पास -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे Z=1 रख देंगे तो केवल यही बचेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। सो n=1 रखेंगे तो पहली ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, n=2 दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, n=3 तीसरे की, n=4 एंड सो ऑन। तो जस्ट n=1 रखेंगे तो ये तो यही आ जाएगा, n=2 रखेंगे सो 2 दूनी 4, सो 4 से डिवाइड कर 4 बार, सो दिस इज 3.39 आएगा, और 3 रखेंगे 3 3 9 9 एक कम, सो 1.5 के आसपास आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 रखेंगे n=4 तो 16 हो जाएगा, तो एक से कम वैल्यू आएगी, नेगेटिव में सारी वैल्यूज हैं। तो हम समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 सेकेंड, तो हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगा रहा है, तो ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर है, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन में आसानी हो इसलिए हम एनर्जी लेवल को हमेशा कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। हालांकि ऑर्बिट जो है वो कैसा है, ऑर्बिट आपके पास कैसा है, सर्कुलर है, लेकिन एनर्जी लेवल हम अपनी सुविधा के लिए इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल ये हो गया n=1, n=2, n=3, n=4, n=5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये जो n=1 है इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, यानी n बराबर जो 1 एनर्जी लेवल है उसको क्या बोला जाएगा, ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जनरली यहीं पे रहेगा, अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, n=1 में। जैसे ही आप बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 में हो सकता है, फिर 3 में हो सकता है, या 4 में या 5 में, तो इसीलिए इस स्टेट को बोला जाता है एक्साइटेड।
बोला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो पहले स्टेट की एनर्जी है -13.6, दूसरे की है -3.39, फिर तीसरे की है -1.51, चौथे की है -0.85। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, लेट से इसमें से इसको घटा दें, तो 3 में से जाएगा 13, लेट से माइनस है तो इसमें से इसको घटा दें अगर, तो ये सेपरेशन कितना होगा, -13.6 में से -3 घट गया तो ये 10 के आसपास आएगा सेपरेशन। -3 में से अगर हम -1.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 समथिंग के आसपास आएगा। तो ये सेपरेशन कितना है, 10 है। ये सेपरेशन कितना है, 1.5 है। फिर इसको अगर हम सेपरेशन निकालेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो -1.5 माइनस -0.85, दोनों एनर्जी लेवल सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 0.85। तो इसका मतलब ये सेपरेशन ज़्यादा है, फिर ये उससे कम है, बहुत कम है ना, ये 10 के आसपास है, ये सेपरेशन है 1.5, ये सेपरेशन है 0.8 के आसपास। तो इसका मतलब जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल का सेपरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एनर्जी लेवल की हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। जैसे आप ऊपर चाहते जाओगे, हाइड्रोजन के लिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया है, तो ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे एनर्जी लेवल का जो सेपरेशन होगा वो कम होता जाएगा। ओके, हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म वैल्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो टर्म वैल्यू क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ एनर्जी डिवाइड कर दीजिए Hc से, जो भी आपके पास एनर्जी है उसको अगर Hc से डिवाइड कर देंगे माइनस के साथ में, तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोला जाएगा, टर्म वैल्यू। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास En हमने निकाल रखा था, 1 सेकेंड बैक चलते हैं। तो En हमारे पास क्या है, ये है ना, इसमें जब वैल्यू वैल्यू हमने नहीं रखा हुआ है, जस्ट ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू अगर हम कंसिडर करें कांस्टेंट के साथ में, तो कांस्टेंट के साथ में कितना है, -me4 8h² z² अपॉन n स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू En की इसमें अगर हम -hc से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, है ना, -hc से डिवाइड करेंगे तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया है, तो हमें मिल जाएगा ये एनर्जी हो गई और ये आपके पास hc हो गया, तो h³ हो जाएगा इंटू c हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो me4 z² 8n² h², h यहाँ पे है तो h³ हो जाएगा और एक c यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम ये z² अपॉन n इसमें से निकाल लें, क्या निकाल लें, z² अपॉन n², सॉरी z² अपॉन n² निकाल लें, यहाँ क्या बचेगा, me4 अपॉन 8h³ इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है इसको हम डिनोट करते हैं r इन्फिनिटी से। इससे डिनोट करेंगे r इन्फिनिटी से, जहां r इन्फिनिटी जो है वो कितना है, me4 8h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, m का मान रख देंगे, e का मान, m का 9.1 10⁻31, e 1.6 10⁻19, h है 6.6 को 10⁻34, c है 3 × 10⁸ और एप्सिलॉन है 8.85 10⁻12। सारा SI में रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.09737 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा। और इस कांस्टेंट का एक स्पेशल नेम है जिसे हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, सो हमने टर्म वैल्यू निकाल लिया, कितना गया, r इन्फिनिटी z² अपॉन n²। द लोवेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल हैज द लार्जेस्ट टर्म वैल्यू। तो ये t कब मैक्सिमम होगा, जब n का मान मिनिमम होगा। तो n का मान मिनिमम कितना होता है, n बराबर 1। सबसे ज़्यादा t किसका होगा, n बराबर 1 का, फिर उससे कम किसका होगा, n बराबर 2 का, फिर उससे कम किसका होगा, n बराबर 3 का। तो इसीलिए द लोवेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल मतलब n बराबर 1, उसके लिए टर्म वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट होती है।